वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जो प्रोनाउंस के काइंड्स हैं उनमें बाकी के जो प्रोनाउंस बचे हुए हैं, देखिए जो मैंने टिक लगाया हुआ है जैसे पॉसेसिव, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट, इसका क्लास आप लोग कर चुके हैं। आज रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है या तो सेल्फ से बना होता है या तो सेल्फ का जो प्लूरल नंबर होता है सेल्फ से, ठीक है, इससे बना होता है। सेल्फ सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। जबकि सेल्फ से जो सेल्फ से बना ACLVES, देखिए एफ को हटाकर हम लोग VES का इस्तेमाल करते हैं तो प्लूरल नंबर में चला जाता है वो नाउन। तो ये नाउन है, तो सेल्फ से जो नाउन बना सिंगुलर से, ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। ठीक है, और इसी का यूज यानी सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करके हम लोग जितने भी प्रोनाउन को बनाएंगे यह हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए जितने भी पर्सन होते हैं, पर्सन कितने होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन तो यही होते हैं, ये सारे आपके पर्सन हुए। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, स्पीकर को बोलते हैं, सेकेंड जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में एक और चीज़ आप लोग जानते होंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, थर्ड पर्सन का भी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आई की, तो आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है यह होता है माई। ठीक इसी तरह से अगर हम यू की बात करें, यू सेकेंड पर्सन है तो यू का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है यह होता है योर। ठीक है, और बाकी के भी इस तरह के होते हैं। तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव बनाना सीख रहे हैं पहले। तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, इसके साथ यदि आप सेल्फ को जोड़ देंगे या ACLVES से जोड़ देंगे तो इन दोनों के मेल से जो भी बनेगा उस प्रोनाउन को हम लोग कहेंगे कि यह कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक इसी तरह थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में पॉसेसिव केस को नहीं लेना है, थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव को लेना है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, और इसके साथ यदि हम लोग सेल्फ को जोड़ दें या सेल्फ्स को जोड़ दें तो फिर जो तैयार होगा यह कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन का आई को बताया कि माई है, तो देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव माई को मैंने लिया और इसके साथ इन दोनों में से, चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर तो मैंने बताया सेल्फ को, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे सेल्फ को, यानी माई सेल्फ। तो जो इक्वल टू में प्राप्त हुआ यानी माई सेल्फ, ये आपका कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक इसी तरह सेकेंड पर्सन में अगर हम आए तो सेकेंड पर्सन में जो यू होता है इसका क्या होता है, योर होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो योर के साथ यदि मैं यहाँ पर सेल्फ को जोड़ दूँ तो देखिए योर चूँकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है तो सेल्फ भी जोड़ा जा सकता है और सेल्फ्स भी। यानी जब मैं केवल एक की बात करूँ तुम, तो वैसे कंडीशन में योर सेल्फ, और यदि आप लोग की बात करें तो योर के साथ सेल्फ्स को जोड़ना है। तो जो यहाँ पर आपका तैयार प्रोनाउन हुआ योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, तो यही आपका बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पर्सन के जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे थर्ड पर्सन में आपका एक ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईट हो जाएगा और दे होता है। तो यदि ही की ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम के साथ इसमें से सिंगुलर है तो सिंगुलर को जोड़ना होगा, यानी हिम सेल्फ, ऐसे तैयार हुआ। ठीक इसी तरह से अगर सी की बात करें तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हर, और हर के साथ यदि हम लोग सेल्फ को जोड़ दें तो ये आपका बन गया हर सेल्फ। ईट का जो होता है यह होता है ईट, और ईट के साथ इट्स होता है। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन सी का ऑब्जेक्टिव के सर है
और ईट का ऑब्जेक्ट ही लेना है ना, तो ईट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ईट। ऑब्जेक्ट की बात हम लोग करेंगे तो ईट के साथ यदि हम लोग सेल्फ को जोड़ देंगे तो यह जो बना इट सेल्फ, यह भी आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। और दे, तो दे का अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता है देम, और देम के साथ हम लोग सेल्फ को नहीं जोड़ेंगे, सेल्फ्स को जोड़ेंगे, प्लूरल नंबर में ना है ACLVES, तो ये आपका जो बन गया देम सेल्फ्स, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन रहेगा इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ या तो सेल्फ या तो सेल्फ्स, अगर सेल्फ सिंगुलर है तो सेल्फ, और यदि प्लूरल है जैसे अगर यहाँ पर योर है या आवर होता तो हम लोग सेल्फ्स लगाते हैं। जबकि थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा इसके साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़ के रिफ्लेक्सिव बनाया जाता है। अब सवाल है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग क्यों करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और इसलिए करेंगे जब आपका किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही फैमिली मेंबर का हो जाए। यानी ये कहें कि जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, तो जब आई और मी एक जैसा हो जाए, चूंकि एक ही फैमिली मेंबर हुआ, आई का फैमिली कौन हुआ ऑब्जेक्ट मी, तो आई के लिए हम लोग मी का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे, उस मी के स्थान पर हमको आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसको देखें, जैसे मुझे ये कहना है आई हर्ट मी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ या मैं मुझको चोट पहुँचाता हूँ, तो इस कंडीशन में आई सब्जेक्ट जो है और मी जो ऑब्जेक्ट है, देखिए आई का ही ये सदस्य है मी, तो ये मी लिखना एक फैमिली का लिखना गलत होता है। हम लोग मी को हटाएंगे, अब आई हर्ट और मी के जगह पर आई के अकॉर्डिंग क्या रखना होगा, माई सेल्फ रखना होगा। आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को चोट पहुंचाता हूं। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम लोग दे की बात करें, यदि ये लिखा जाए दे और इस जगह पर हर्ट ही रहने दिया जाए, वे लोग अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तो दे हर्ट देम, देम यहाँ पर लिखना गलत होगा, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है, एक जैसा जब होगा तो वैसे कंडीशन में इस देम को हटाना होगा और हम लोग को रिफ्लेक्सिव यूज करना होगा। क्या यूज करेंगे, देम सेल्फ। ठीक है, देखिए जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं इनका यूज हम लोग सब्जेक्ट के जगह पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी यदि कोई सेंटेंस ऐसे हो जैसे आई प्ले क्रिकेट, और इस सेंटेंस को आप आई को हटाकर ऐसे लिखेंगे माई सेल्फ प्ले क्रिकेट, तो ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला तो सही है लेकिन नीचे वाला सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के जगह पर रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोग के माइंड में एक बात आ रही होगी, ये माई सेल्फ और यहाँ पर किसी का नाम जैसे माई सेल्फ केपीसा, तो इस तरह का स्टेटमेंट सही होता है। स्टेटमेंट मतलब हम लोग जब बोलते हैं और किसी को समझे कंडीशन में ये सही हो जाएगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं रिटन में यानी ऐसे लिखा जाए तो देखिए माई सेल्फ के बाद यहाँ पर वर्ब है ही नहीं, तो जब वर्ब है ही नहीं तो ये सेंटेंस तो हुआ नहीं। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं माई सेल्फ इज केपीसा, ऐसा तो होता नहीं। आप ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ केपीसा, माई सेल्फ सनी कुमार, माई सेल्फ पंकज कुमार, जो भी ऐसे बोलेंगे। तो माई सेल्फ का यूज हम लोग रिटेन में नहीं कर सकते हैं, ओरल में बोल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता है। हाँ, वर्ब के पहले यदि आप कर देते हैं जैसे आई माई सेल्फ और तब लिख देते हैं प्ले या जो भी हो, यहाँ पर वर्ब आपका आएगा। जब वर्ब के पहले आता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब ये वर्ब के बाद आता। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है इस सेंटेंस में, देखिए अगर ये बोला जाए आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है, और यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, अपने आप। ठीक ना, अपने आप को। जबकि यहाँ पर जब होता है तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, स्वयं या खुद हो जाता है। और ऐसा हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस को जोरदार बनाना हो। ठीक है, सेंटेंस को क्या करना हो, इम्फेसिजिंग करना हो। ठीक है, यानी इम्फेटिक बनाना हो, तो इसलिए इसका वर्ब के पहले नेम चेंज हो जाता है और इसे हम लोग बोल देते हैं इम्फेसिजिंग प्रोनाउन। क्या बोल देते हैं,
एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, यानी मैंने इसे लिस्ट में शामिल नहीं किया हुआ है क्योंकि बस इसका यही एक यूज है। जब मेन वर्ब के पहले आएगा रिफ्लेक्सिव तो उसी रिफ्लेक्सिव का नाम हो जाता है एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, यानी जोरदार बनाने वाला प्रोनाउन। तो जोरदार ऐसे बनाया जाएगा जब वर्ब के पहले रख दिया जाए। लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यदि आप इसे ऐसे भी लिख देते हैं आई हिमसेल्फ और तब प्ले, तो ये गलत हो जाएगा, हिमसेल्फ नहीं होगा। या आई हर्ट हिमसेल्फ, तो ये भी रॉन्ग है, यानी ये सब नहीं हो सकता है। जब आएगा रिफ्लेक्सिव तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव कंप्लीट हुआ। अब सेकंड जो है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल हम लोग दो ही प्रोनाउन को कहते हैं, एक का नाम होता है ईच अदर, EACH ईच, OTHER ईच अदर। ईच अदर का मतलब हम लोग एक दूसरे के पारस्परिक संबंध के लिए करते हैं, एक दूसरे से के अर्थ में। और ठीक इसी से जैसे एक दूसरे के सेंस में अगर हम लोग दो से अधिक को ले, ये दो के लिए यूज होता है, अगर दो से अधिक को ले यानी तीन या तीन से अधिक को अगर ले लिया जाए तो ईच अदर को हटा के हम लोग लगा देते हैं वन अनदर को। ठीक है, वन अनदर, इसका मतलब भी यही हुआ एक दूसरे से। इसे एग्जाम्स में अक्सर ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं या यूज भी आप कर सकते हो अपने बोलचाल की भाषा में। यदि मुझे ये कहना हो कि राम और रहीम एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो जब भी एक दूसरे से या एक दूसरे का के आता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग कैसे के लिखेंगे, तो देखिए राम एंड रहीम। ठीक है, राम एंड रहीम, सहायता करना का हेल्प हो जाएगा, हेल्प होगा, एस नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हैं, दो। तो राम एंड रहीम हेल्प, और चूंकि एक दूसरे के लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक और एक दो लोग हैं, तो जब भी दो लोग रहेंगे तो हमें क्या लगाना है, ईच अदर लगाना है। ठीक है, और यही ऐसे होता राम रहीम और एक और नाम ले लिया जाए सोहन रीता गीता जो भी, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ऐसे बोलेंगे राम रहीम एंड सोहन हेल्प ईच अदर, नहीं ईच अदर को हटा के वन अनदर का यूज किया जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल भी हो गया। अब इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को हम लोग जानेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे हु हो गया, विच हो गया, वाट हो गया, हुम हो गया। ठीक है, यानी जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज, यानी इन सब का यूज हम लोग किसी सेंटेंस में नाउन के बदले करते हैं, यानी नाउन को हटा कर करते हैं, नाउन के बदले करते हैं। तो वैसे कंडीशन में यही इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझा जाए, मैं ये बोलूं कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, तुम कहाँ रहते हो। अच्छा, इस कहाँ के लिए आपके मन में क्या आ रहा है, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम। फॉर एग्जांपल यदि आप पटना हैं तो इस कहाँ के जगह पर आप क्या बोलोगे, पटना बोलोगे। यदि आरा में हो तो क्या बोलोगे, आरा बोलोगे, या किसी मोहल्ले का नाम बोलोगे। तो कहाँ हम लोग कौन सा वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, पटना या आरा के लिए, उस जगह के लिए जिस जगह पे आप रहते हो। पटना आरा अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, जगह का नाम है, यानी ये नाउन है। और नाउन के लिए यानी इसी संज्ञा के लिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कहाँ लगा हुआ है, यानी पटना आरा जो भी आप नाम बताएंगे उस नाम के लिए मैंने यहाँ पर कहाँ लगाया हुआ है। और कहाँ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि जो वेयर है ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इसे आप कैसे बनाओगे, देखिए पहले हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लेते हैं वेयर, चूँकि रहता रहती ताचती लगा है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको वेयर डू, चूँकि तुम हो, यू, वेयर डू यू लिव, रहना के लिए वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव साइन, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो।
और यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल मैंने किसके लिए किया है, पटना, आरा या जो भी आपका जगह का नाम हो। ठीक इसी तरह से इसे आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि या आपका नाम, जैसे आपका नाम मान लेते हैं कि अंकुश है, ठीक है, आपका नाम क्या है, अंकुश है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे ना कि मेरा नाम अंकुश है। अब देखिए अंकुश के लिए हम ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन नो, व्हाट इज, और अंकुश के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, सॉरी, व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव साइन, ये फुल स्टॉप, ठीक है। मेरा नाम अंकुश है, आपने इससे बताया कि मेरा नाम अंकुश है। मेरे क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है ये व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर अंकुश के लिए मैंने कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया है, व्हाट का, यानी आपका नाम अंकुश है और यदि मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज योर नेम मैं बोलूँगा, और व्हाट यानी क्या के लिए आप रिप्लाई क्या दोगे, अंकुश। तो अंकुश चूँकि एक नाम है ना, यानी एक नाउन हुआ और इस जगह पर आप लगाए हो क्या, व्हाट, तो व्हाट जो है यही आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से हुए, यानी जिनका यूज हम लोग किसी सेंटेंस में नाउन के जगह पर करते हैं वही इंट्रोगेटिव होता है। इसमें जो हु होता है ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जबकि हुम जो होता है हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, हु का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, हु का ऑब्जेक्ट हो गया हुम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही का जिस तरह से पॉसेसिव केस होता है, ही का यदि हम बात करें तो ही का पॉसेसिव क्या होता है, हिज, तो उसी तरह हु चूंकि सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए पॉसेसिव केस, तो इसका पॉसेसिव केस हो जाता है हुज, ठीक है। ये हो गया आपका पॉसेसिव केस, मतलब ये अधिकार के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हु जो है ये सब्जेक्ट के लिए हो गया, हुम ऑब्जेक्ट के लिए हो गया और हुज हो गया पॉसेसिव केस के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है, देखिए नाम से ही पता चला रिलेटिव मतलब ये रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा, तो संबंध बताने वाले प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। लेकिन ये संबंध बताएगा कैसे, इसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए व्हाट, विच, whom, who, that, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा यहाँ पर, यदि इनका यूज, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड था यानी व्हाट, विच, whom, इसका यूज नाउन के बदले हम लोग प्रश्न करते हैं, नाउन के बदले रख कर प्रश्न करते हैं, तो इसी का नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और जब इनका यूज हम लोग किसी सेंटेंस में जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि मैं बोलूँ I saw the man who was blind, इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो हु का इस्तेमाल मैंने किया है, लेकिन इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं, प्रश्न के लिए नहीं किया गया है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, I saw the man who was blind, यानी जो अंधा था। तो इस कंडीशन में हु का मतलब जो है ये कौन नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जो, ठीक है, क्या अर्थ निकल रहा है, जो। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रश्न नहीं किया। साथ में आप ये देखिए I saw the man, यह एक क्लॉज है, ये क्लॉज है यानी उपवाक्य, छोटा सा सेंटेंस। ठीक इसी तरह से हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, ये भी आपका क्या है, एक क्लॉज है यानी एक छोटा सा सेंटेंस। तो जब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो तो वैसे कंडीशन में इसे इंट्रोगेटिव नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव कहेंगे। और रिलेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये रिलेट करता है, रिलेट मतलब संबंध बताता है, किसका, तो देखिए I saw the man, मैंने जिस व्यक्ति को देखा, यानी मैंने जो व्यक्ति को देखा, हु वाज ब्लाइंड, वह व्यक्ति अंधा था। तो हु का इस्तेमाल आप किए किसके लिए हैं, इस मैन के लिए किए हैं, ठीक है। तो जब WH वर्ड्स या डैट या बट या और भी अदर वर्ड्स हैं, इनका यूज हम लोग दो क्लॉज को जोड़ने में, साथ में उसमें प्रयुक्त नाउन का रिलेशन बताने के लिए करते हैं, तो वैसे कंडीशन में इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। इस जगह पर हु अगर आया रहे तो आपको याद रखना है कि चूंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई वर्ब होगा। अब इससे आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलता है, यानी एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को देखिए, I saw the man हु ब्लैंक स्पेस के साथ है ब्लाइंड,
और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन फिलहाल मैं देता हूँ, एक है वॉज और एक है वर, यानी वाज और वेयर। और यदि आपसे बोला जाए कि इसमें कौन सा उचित है तो आप देख रहे हैं वॉज और वॉज को लगा देंगे, चूँकि सेंटेंस सेम है, लेकिन आप इसको ध्यान दें, मेन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैन था, यहाँ पर मेन। वास्तविकता यह है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए सबसे पहले तो आपको रिलेटिव को पकड़ लेना है कि रिलेटिव है कौन। जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ गए कि ये रिलेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि रिलेटिव के पहले जो नाउन आया है ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप देख रहे हैं कि मेन, ये तो प्लूरल नंबर में है, तो यदि ये प्लूरल नंबर में है तो इसके बाद जो भी आप वर्ब रखोगे इस जगह पर वह भी क्या होगा, प्लूरल नंबर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वर का इस्तेमाल किया जाएगा। आई सा द मैन, मैंने व्यक्तियों को, यानी जिन मनुष्यों को या व्यक्तियों को देखा था वे सभी क्या थे, अंधे थे। और हु का इस्तेमाल यहाँ पर किसके लिए किया गया, द मैन के लिए। ठीक है, यही रूल फेमस है, फिर से इसको समझें। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आप पकड़ लेते हैं सेंटेंस में और इसके बाद वर्ब को भरना हो तो आप हु के अनुसार नहीं भरेंगे, हु के पहले वाले के अनुसार, या जो भी यहाँ पर मौजूद होगा इसके पहले वाले के अनुसार वर्ब होगा। तो इसके पहले वाला आप देख रहे हैं कि मेन है तो वर होगा, अगर यह मैन होता तो क्या लगा हुआ है, वज होता। तो एक टाइप तो ऐसे क्वेश्चन आता है। दूसरा हो सकता है कि इसको ऐसे भी पूछा जा सके, देखिए आई शा, इस जगह पे खाली स्थान दे दिया जाएगा। चलिए मैन यहाँ पर कर देते हैं इस बार, और हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ऐसे कंडीशन में इस नाउन के पहले आर्टिकल को फिलअप करने को दे दिया जाता है, ए एन और दी। ठीक है, अब इनमें से हम लोग किसको भरेंगे, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर द लगा है, इसमें भी द लगा हुआ है, यानी द ही यहाँ पर सही आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा, रूल समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन आएगा इसके साथ द लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यह खास हो जाता है। देखिए आई सा द मैन हु वाज ब्लाइंड, मतलब मैंने जिस व्यक्ति को देखा वो अंधा था, परिचित व्यक्ति हो गया। ठीक है, जो अंधा था कौन व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति को मैंने देखा, तो जिस व्यक्ति को मैंने देखा इस नाउन के साथ देखिए द लगा रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो इसके पहले वाले नाउन के साथ द का यूज किया जाता है। दूसरी बात यह कि इसके बाद जो वर्ब रखोगे वह किसके अनुसार रहेगा, तो इसके पहले वाले के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, तो इससे दो तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और हो सकता है इस जगह पर हु के जगह पर, हु के जगह हुम का भी प्रयोग हो सकता है। तो यदि हु के जगह हुम का प्रयोग होगा तो इस जगह पर वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसका भी एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। सी इज द गर्ल ब्लैंक स्पेस, सी इज द गर्ल ब्लैंक स्पेस के बाद ऐसे अगर हो, ही वेक्सेज, वेक्सेज मतलब तंग करना। ठीक है, यानी इस जगह पर आपको दो ऑप्शन दे दिया जाए, एक हु और एक दे दिया जाए हुम। तो हु इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो अगर हम हुम यहाँ पर लिख देते हैं तो हु के बाद यहाँ पर आना चाहिए था वर्ब, जैसा कि मैंने इसमें बताया, और इस जगह पे वर्ब नहीं है तो आपको इस जगह पर रखना किसको होगा, हुम को। ठीक है, यानी सी इज द गर्ल, यह वही लड़की है हुम जिसको ही वेक्सेज, वह तंग करता है। ठीक है, तो कभी भी याद रखें कि हुम कब रखोगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जब इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे भी आप दिमाग लगाइए कि क्या हिम के बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है, नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ये है हुम, और हुम के बाद वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी इस जगह पर सब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पर आपको जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको आप बनाएंगे, और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप लोग क्लास में उस क्वेश्चन को राइज करेंगे, पूछेंगे। ठीक है।